हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इजी लेक्चर। आज ये हमारा 7th पार्ट है। 5th पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो हमेशा सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। दैट इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक। लेकिन अगर कोई फंक्शन सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो क्या वो फंक्शन हमेशा एनालिटिक होगा? तो उसके लिए हम कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। यानी जो कंडीशन है सीआर इक्वेशंस वाली वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि वो फंक्शन क्या हो, एनालिटिक? तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसमें हम सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक के लिए रिजल्ट प्रूव करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, लेकिन फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम आएंगे इस स्टेटमेंट पर कि ऐसी क्या फंक्शन स्टेटमेंट्स को फुलफिल करे कि वो फंक्शन एनालिटिक हो। तो बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है आज का। और एग्जाम्पल के तो कहने ही क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, सीआर इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन फिर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब इंटू 1 माइनस आइटा अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है अगर जेड नॉन जीरो है। और अगर जेड की वैल्यू जीरो है तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू जीरो है, मतलब एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो के इक्वल गिवन है। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इज कॉन्टिन्यूस, ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा एंड दैट सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। एट ओरिजिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा और सीआर इक्वेशंस भी सेटिस्फाइड होंगी, लेकिन एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एट जीरो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब एट जीरो फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। सो गिवन दैट हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस आइटा माइनस वाई क्यूब इंटू 1 माइनस आइटा अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसमें रियल पार्ट सेपरेट करें, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, तो एक तो ये होगा एक्स क्यूब इंटू 1 और एक होगा माइनस वाई क्यूब इंटू 1, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस आयोटा। आइटा के साथ क्या होगा, एक तो यहां से एक्स क्यूब इंटू आइटा में आइटा आएगा और एक माइनस वाई क्यूब माइनस आइटा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस आइटा वाई क्यूब हो जाएगा। और आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और एफ ऑफ जेड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, यू प्लस आयोटा वी। और यू प्लस आयोटा वी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है रियल पार्ट जो है वो यू कहलाता है। तो u इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और जो v है, v क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो अगर z नॉन जीरो है, अगर z नॉन जीरो है, z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा y। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब x और y जो है इनमें से कम एक तो नॉन जीरो होगा। और जब कम से कम एक नॉन जीरो होगा तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है मेरी, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन जीरो। भाई एक्स प्लस आइटा वाई नॉन जीरो है तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र भी क्या होगा, नॉन जीरो। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो यहां क्या कह रहे हैं कि अगर जेड जीरो के इक्वल नहीं है तो ये जो u और v हैं ये क्या है, रैशनल फंक्शंस हैं। u एंड v आर रैशनल फंक्शंस ऑफ x एंड y विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स, यानी जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सो इट फॉलोज दैट u एंड v आर कॉन्टिन्यूस व्हेन z इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर z नॉन जीरो है तो u और v कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब f ऑफ z जो फंक्शन है वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन नॉन जीरो वैल्यूज के लिए, अगर z नॉन जीरो है तब हमने क्या कहा है कि u और v कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हम एट जीरो भी u और v को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाहेंगे। ये तो हमने जो बात कही वो रैशनल फंक्शंस की हेल्प से कह दिया कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। टू टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ u एंड v एट z इजिकल टू जीरो, क्योंकि हमें तो एट z इजिकल टू जीरो चेक करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है यानी। तो चेंज u एंड v इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हुए हम x को क्या लिखते हैं, r cos थीटा, और y को हम क्या लिखते हैं, r sin थीटा। तो x को r cos थीटा, y को r sin थीटा कहेंगे। तो u इजिकल टू क्या हो जाएगा, u इजिकल टू क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, तो एक्स आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, आर स्क्र इंटू कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, और कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा क्या हो जाता है, 1। आर क्यूब अपॉन आर स्क्र, आर क्यूब अपॉन आर स्क्र क्या हो जाएगा, आर, यानी आर इंटू कोस क्यूब थीटा, आर इंटू कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली ये जो v वाला पार्ट है, इसमें क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आर स्क्र आएगा, आर स्क्र कैंसिल होगा, तो आर इंटू कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। तो ये मेरे पास u और v की वैल्यू आ जाएगी पोलर फॉर्म में। और इसमें अगर हम किसी भी पाथ के अलोंग, फॉर एनी पाथ, अगर z टेंड्स टू 0 है तो r 0 को टेंड करेगा, तो लिमिट r टेंड्स टू 0 u अगर सॉल्व करते हो, ये वाला जो पार्ट सॉल्व करते हो, तो इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, r इंटू है, r इंटू थीटा की कोई भी वैल्यू हो तो ये फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन r टेंड्स टू 0 है, तो 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट r टेंड्स टू 0 u सोल्व करोगे तो वो भी 0 आएगा, और सिमिलरली लिमिट r टेंड्स टू 0 v सोल्व करोगे तो ये वाला पार्ट भी 0 होगा, यानी ये दोनों वैल्यू 0 होंगी, वट एवर वैल्यू ऑफ थीटा मे बी। थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, लिमिट r टेंड्स टू 0 u और लिमिट r टेंड्स टू 0 v 0 होगा। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z जो होता है, लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z जो होता है वो क्या होता है, u प्लस आयोटा v, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट, जब हम इसको r में कन्वर्ट कर देंगे तो लिमिट r टेंड्स टू 0 u प्लस आयोटा लिमिट r टेंड्स टू 0 v, ये भी 0 प्लस आयोटा 0 यानी 0। तो लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और वो किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के इक्वल, यानी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम है, और लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन। तो f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि CR इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगी। सो एट द ओरिजिन CR इक्वेशंस में क्या सॉल्व करते हो, करली u अपॉन करली x एट z इज इक्वल टू 0, एट z इज इक्वल टू 0 करली u अपॉन करली x, याद नहीं करना है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए माइंड में। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं एट 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट एट ओरिजिन, मतलब 0 प्लस आइटा 0 वाला जो पार्ट है, x कोऑर्डिनेट भी 0 y कोऑर्डिनेट भी 0, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसका मतलब y एज ए कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट मतलब 0 जो y का कोऑर्डिनेट होगा 0 वाला पार्ट वो सेम होगा, x कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 u ऑफ x 0 माइनस u ऑफ 0 0 अपॉन x, ये वाला पार्ट अब हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने आप लिख पाए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका मतलब u ऑफ x 0 माइनस u 0 0, u 0 0 तो 0 है, u ऑफ x 0 अपॉन x है, तो u ऑफ x 0 अपॉन x का मतलब u ऑफ x 0 का मतलब क्या हुआ कि जो ये u फंक्शन है, ये जो मेरा u फंक्शन है, इसमें मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x, यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां डायरेक्ट लिख दिया, वैसे अगर चाहते तो इसको मैं क्या लिखता, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक एक्स ये है तो इसको क्या लिख दिया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1। अब हम फाइंड आउट करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एट z इज इक्वल टू 0, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 रह जाएगा दोनों में सेम, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 u ऑफ 0y माइनस u ऑफ 0 0 अपॉन y, और u ऑफ 0 0 की वैल्यू तो क्या है 0, यही हमने लिमिटिंग वैल्यूज प्रूव की थी कि 0 है, तो इसका मतलब u ऑफ 0y अपॉन y, u ऑफ 0y, u ऑफ 0y का मतलब क्या है, u ऑफ 0y का मतलब क्या है, x को 0 पुट करोगे तो x को 0 करोगे तो ये वाला हट जाएगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर होगा, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, और एक वाई और है डिनोमिनेटर में, तो माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब हो गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा -1, और लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1, तो यानी करली यू अपॉन करली वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली करली वी अपॉन करली एक्स क्या होगा, v का एट z इज इक्वल टू 0, तो विद रिस्पेक्ट टू x है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही,
लिमिट, इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 v ऑफ x0 अपॉन x, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 v ऑफ x0, v ऑफ x0, v ऑफ x0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है मेरा v ऑफ x0 का मतलब क्या है, y क्यूब वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक एक्स डिवाइड में है तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो गया, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और सिमिलरली आप क्या सॉल्व कर सकते हो कि करली वी अपॉन करली वाई अगर सॉल्व करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1। अभी हमने जो वैल्यू सॉल्व की हैं उनमें से ये वाली जो वैल्यू आई थी ये वैल्यू -1 आई थी, बाकी ये सभी की सभी वैल्यूज मेरे पास क्या है 1। इसका मतलब करली यू अपॉन करली एक्स इजिकल टू करली वी अपॉन करली वाई है, और करली यू अपॉन करली वाई की वैल्यू -1 थी, यानी माइनस ऑफ करली वी अपॉन करली एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं, यानी जो फंक्शन गिवन था वो एट ओरिजिन कॉन्टिन्यूस भी है, और साथ में ये जो सीआर इक्वेशंस हैं ये सीआर इक्वेशंस भी सेटिस्फाइड होती हैं। अब हम प्रूव करना चाहेंगे कि लेकिन एट ओरिजिन फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो मान लेते हैं अगर एनालिटिक होता तो एफ डैश जेड की वैल्यू एग्जिस्ट करती यूनिक एंड फाइनाइट, एफ डैश 0 क्योंकि एट ओरिजिन की बात कर रहे हैं, एट ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो एट 0 फाइंड आउट कर रहे हैं, एफ डैश 0, एफ डैश 0 का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन जेड माइनस 0, और एफ ऑफ 0 तो क्या गिवन है 0, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्या रह जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आइटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, लेकिन डिनोमिनेटर में जेड भी है तो इसलिए डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता, अगर एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता तो ये जो लिमिट की वैल्यू आती है, ये जो फंक्शन है इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यूनिक एंड फाइनाइट होगी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पाथ के अलोंग, इन एनी मैनर किसी भी पाथ के अलोंग जेड टेंड्स टू 0 के लिए अगर हम कोई भी पाथ यूज करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी, अगर सेम आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर सेम नहीं आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और आपको पता है हमें क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसे दो पाथ शो करेंगे जिनके अलोंग अगर हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ एफ डैश 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो डिफरेंट आ जाएगी, और डिफरेंट आ जाएगी तो कह देंगे नॉट यूनिक, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। वेरी सिंपल। अब तो बच्चे बच्चे को पता है क्या करना है, तो लेट z टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ, पहले क्या यूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपको पता है एक्स एक्सिस जो है, यानी ये जो आपकी ये एक्स एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है, ये हमारा z इजिकल टू 0 पॉइंट है, z इजिकल टू 0 पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां से ऐसे चले जाओ या यहां से ऐसे चले जाओ, ये पाथ यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, 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 क्या रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब कॉमन आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस आयोटा, यानी अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम एफ डैश 0 की वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो 1 प्लस आयोटा है। दूसरा जो पाथ यूज कर रहे हैं z टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ y इजिकल टू एक्स, y इजिकल टू एक्स का मतलब या यहां से इस साइड से ये ऐसे भी आ सकते हैं, ये जो लाइन होती है y इजिकल टू एक्स, या यहां से भी ये जो लाइन होती है ये y इजिकल टू एक्स होती है, तो ये अगर पाथ यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां y है वहां x पुट कर देते हैं, तो क्या होगा एफ डैश 0 इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां इसमें जहां जहां y है वहां x पुट करोगे, यहां x पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां x पुट करोगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 2x क्यूब आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, और ये x प्लस आइटा वाई में x कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस आइटा, यानी 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब इंटू 1 प्लस आइटा, मतलब इसमें जहां जहां y है, इसमें जहां जहां y है वहां क्या पुट कर देते हैं x पुट कर देते हैं, और ये 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, पहले क्या वैल्यू आ रही थी मेरे पास 1 प्लस आयोटा, अब क्या वैल्यू आ रही है आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो नॉट यूनिक,
नॉट यूनिक मतलब एट ओरिजिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंस लिमिट ऑब्टेन्ड आर डिफरेंट द फंक्शन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। और अगर ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब उसकी ओरिजिन की जो नेबरहुड होगी उस नेबरहुड के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो इसका मतलब एट ओरिजिन फंक्शन एनालिटिक नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो यहां से अब हमारे पास जो रिमार्क है वो यही आ रहा है कि वी आर दस लेट टू आस्क अंडर व्हाट कंडीशन द सीआर इक्वेशंस विल बिकम बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। मतलब ऐसी क्या कंडीशन लगाएं कि जो सीआर इक्वेशंस थी, नेसेसरी कंडीशन तो है कि फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी। अब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होने के बाद और क्या कंडीशन लगा दूं कि फंक्शन भी एनालिटिक हो। सो इन दिस केस वी गिव द फॉलोइंग रिजल्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसको हम सफिशिएंट कंडीशंस फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक भी कह देते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। द कॉन्टिन्यूअस, क्या है कंडीशन, द कॉन्टिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड, कॉन्टिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए एफ जेड इज एनालिटिक या होलोमॉर्फिक भी कह देते हैं इन डोमेन डी। कब? इफ द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सीआर इक्वेशंस में यही फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स थे, इफ द फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट आर कॉन्टिन्यूअस एंड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो वाली बात तो हम पहले लेके ही चल रहे हैं, लेकिन क्या कंडीशन लग गई कि जो ये फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस भी हों डोमेन के सभी पॉइंट्स पर। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इटसेल्फ कॉन्टिन्यूअस भी हो। पहले फंक्शन एफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूअस और वन वैल्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में हमने क्या कह दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कॉन्टिन्यूअस हो इन डोमेन और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इसलिए हम एफ जेड को कॉन्टिन्यूअस सिंगल वैल्यूड लेकर चलेंगे, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है ऐसा लेकर चल रहे हैं, और जो ये पार्शियल डेरिवेटिव है कर ली यू अपन कर ली एक्स कर ली यू अपन कर ली वाई कर ली वी अपन कर ली एक्स और कर ली वी अपन कर ली वाई, इन सबको हम कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन भी लेकर चल रहे हैं। इन सबको लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक होगा। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नो डाउट। बड़ा प्यारा रिजल्ट है, बिल्कुल इजी रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है कि हमें पता है एफ जेड इजिकल टू क्या होता है, यू प्लस आईटा वी, और यू और वी फर्दर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं। ये क्या गिवन है हमारे पास, सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ जेड इज सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। पॉजेसिंग कॉन्टिन्यूअस क्या करता है ये, इसमें जो ये यू और वी हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। जैसे कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ux uy vx vi एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन या एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और साथ में क्या है ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सीआर इक्वेशन मतलब u of x ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx, या क्या कह सकते हैं ux मतलब करली u अपॉन करली x इज इक्वल टू करली v अपॉन करली y इज इक्वल टू करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली v अपॉन करली x। we have to show that function is analytic, फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है। इन सबको लेकर चलेंगे और फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करेंगे, और इसको हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट बाय टेलर्स थ्योरम। हम इसमें टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, लेकिन साथ में वो जो टेलर्स थ्योरम होती है वो तो आगे n टर्म्स n प्लस वन टर्म्स या इनफाइनाइट सीरीज वाला भी पार्ट करते हैं, लेकिन हम उसमें उसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनको लेकर चल रहे हैं और आगे वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं बाय टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, नेग्लेक्टिंग सेकंड एंड हायर डिग्री टर्म्स ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई। डेल एक्स एंड डेल वाई स्मॉल वेरिएबल हम लेते हैं, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव में थर्ड डेरिवेटिव में स्फीयर्स क्यूब की फॉर्म में आएंगे, तो उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग सेकंड एंड हायर डिग्री टर्म्स ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई। सो वी हैव क्या होता है एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड फाइंड आउट करोगे, हमें क्या शो करना है, लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, जिसको हम क्या कहते हैं एफ डैश जेड। अगर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है यूनिक एंड फाइनाइट, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है यूनिक एंड फाइनाइट, तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल, और पूरी डोमेन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एनालिटिक वो वाला पार्ट कह सकते हैं। तो हम यहां से पहले एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड ले रहे हैं,
यहां से जब सॉल्व करेंगे तो इसमें मेरे पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा। एफ ऑफ जेड को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड हो जाएगा। फिर डेल्टा जेड कॉमन लेंगे, डेल्टा जेड से डिवाइड कर देंगे और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे और कह देंगे कि वैल्यू यूनिक एंड फाइनाइट। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ खास बात है ही नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, एफ ऑफ जेड क्या था, एफ ऑफ जेड क्या था, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां x प्लस डेल्टा x हो जाता है और जहां जहां y है वहां y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड u ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y। और यहां से अब ये जो u है, u फंक्शन टू वेरिएबल का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में हम टेलर्स थ्योरम पढ़ते हैं और उसमें हम फर्स्ट टू टर्म्स, इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स यूज करेंगे उसमें जब एंड सो ऑन सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशियल, थर्ड डिफरेंशियल होते थे, उस वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो टेलर थ्योरम है, उस टेलर थ्योरम से ये जो पार्ट है, इस पर अगर आप टेलर थ्योरम यूज करते हो तो u ऑफ एक्स वाई हो जाता है प्लस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y डेल y। यहां तक का पार्ट हम ले रहे हैं प्लस आयोटा, ये जो v है, इस फंक्शन पर अगर हम टेलर्स थ्योरम अप्लाई करें तो सेम पैटर्न पे क्या होगा, v ऑफ एक्स वाई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डेल x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y डेल y। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। और इसमें से अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट है, इनको एक साथ सेपरेट कर लें। देखो मैंने क्या कहा था कि यहां से एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड सोल्व कर रहे हो तो राइट साइड में एफ ऑफ जेड आएगा और उस एफ ऑफ जेड को मैं आउटसाइड ले ये लेफ्ट साइड में ले आऊंगा तो माइनस एफ ऑफ जेड हो जाएगा। एफ ऑफ जेड क्या था, u प्लस आयोटा v। तो देखो यहां से u आ गया, यहां से आयोटा v आ गया, तो ये वाला पार्ट मेरे पास आगे जाके एफ ऑफ जेड बन जाएगा और एफ ऑफ जेड लेफ्ट साइड में चला जाएगा। मतलब मुझे ये ध्यान हो एफ डैश जेड क्या होता है, मुझे ये ध्यान हो एफ डैश जेड क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा और लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते जाएंगे इन सच ए वे दैट कि लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा वो मेरे पास एफ डैश जेड बन जाए। वेरी सिंपल रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये मैंने इसमें से u प्लस आइटा भी कर लिया। अब यहां से देखो डेल एक्स वाला पार्ट, डेल एक्स के साथ एक ये टर्म है मेरे पास, एक डेल एक्स के साथ ये टर्म है, तो डेल एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, करली यू अपॉन करली एक्स, लेकिन यहाँ आइटा भी मल्टीप्लाई में है, आइटा करली वी अपॉन करली एक्स डेल एक्स प्लस यहां से ये डेल वाई वाली पार्ट और ये डेल वाई वाला पार्ट, डेल वाई कॉमन लेंगे, करली यू अपॉन करली वाई प्लस आइटा करली वी अपॉन करली वाई। अब ये एफ ऑफ जेड हो गया और ये वाला पार्ट हम सेम एज इट इज लिख रहे हैं अभी। और इसके बाद एफ ऑफ जेड प्लस है, एफ ऑफ जेड राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये पार्ट हो जाएगा। यहां से एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये पार्ट हो जाएगा। और अब मुझे क्या पता है, क्या पता है कि यहां से मेरे पास इसके अपॉन में मुझे डेल्टा जेड वाला पार्ट चाहिए। इसका मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट में कुछ आएगा और साथ में डेल्टा जेड आना चाहिए। डेल्टा जेड का क्या मतलब होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। भाई जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई होती है, तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो इसका मतलब यहां मुझे डेल्टा एक्स नजर आ रहा है, यहां मुझे डेल्टा वाई नजर आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा इस वे में कि डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई कॉमन आ जाएगा और वो डेल्टा जेड हो जाएगा, इनटू में होगा, क्योंकि मुझे डिवाइड में चाहिए तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई में चाहिए, मल्टीप्लाई में होगा तो उसको मैं लेफ्ट साइड में ले जाकर डिवाइड में कर दूंगा। तो उसके लिए अब यहाँ इसमें जो पार्ट है इस पर हम सीआर इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। तो ये करली यू अपॉन करली एक्स प्लस आइटा करली वी अपॉन करली एक्स है ही। यहाँ ये जो पार्ट आप देख रहे हो करली यू अपॉन करली वाई, करली यू अपॉन करली वाई पर सीआर इक्वेशंस में क्या वैल्यू होती है, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स। क्योंकि देखो मेरे पास जो यहां पार्ट है वही सेम एज इट इज यहां बनेगा, तभी तो ये वाला पार्ट कॉमन आके ये डेल्टा एक्स हो गया प्लस आइटा डेल्टा वाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ करली अपॉन करली वाई को क्या लिख दिया, माइनस करली वी अपॉन करली एक्स यूजिंग सीआर इक्वेशन, और प्लस आइटा करली वी अपॉन करली वाई है, इसको क्या लिख सकते हो, करली यू अपॉन करली एक्स। दोनों को चेंज कर दिया सीआर इक्वेशन से। ऐसा करने से अभी स्टेप में लग रहा है कोई क्या आया, लेकिन अभी एक देखो एक सेकंड में
अगर मैं इस माइनस साइन को आयोटा स्क्वायर लिख देता हूं, इस माइनस साइन को -1 होता है ना आयोटा स्क्वायर, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूं, तो ऑटोमेटिकली जो ये पार्ट है वही बन जाएगा, ये वाला पार्ट एज इट इज, और इसमें से मैंने -1 को आयोटा स्क्वायर लिख दिया और इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा डेल्टा वाई करने से जो पार्ट आयोटा यहां से कॉमन आया तो कर ली ओपन कर ली एक्स हो गया, यहाँ -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया, इसमें से आयोटा कॉमन आ गया तो क्या रह गया, आयोटा कर ली बी अपॉन कर ली एक्स। जो ये पार्ट है वही सेम एज इट इज पार्ट हो गया, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, और कॉमन लूंगा तो क्या रह जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हो, डेल्टा जेड इंटू में आ गया, इंटू में आ गया तो डिवाइड कर दो, तो इंटू में आ गया तो डिवाइड कर दो, यानी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू कर ली यू अपॉन कर ली एक्स प्लस आइटा कर ली अपॉन कर ली एक्स। अब कॉन्सेप्ट आता है कि वो जो हमने कहे थे कि जो पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होंगे उस पार्ट का की हेल्प हो जाएगी। अब ये वाला पार्ट ही आ गया। एफ डैश जेड क्या होता है, अभी बताया था, एफ डैश जेड क्या होता है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। मतलब ये जो पार्ट है, अगर यहां इस पर मैं लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, यानी इस पार्ट पे भी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो वाला पार्ट होगा, तो ये वाला पार्ट एफ डैश जेड हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट भी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू, उसमें हम कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से कहते हैं, सिंस इट इज गिवन दैट कि करली यू अपॉन करली एक्स एंड करली वी अपॉन करली एक्स एग्जिस्ट एंड आर कॉन्टिन्यूअस, therefore f dash z exists at all the points in the region। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इन पर जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, इन पर जब मैं लिमिट भी यहां लिमिट करता ना, मैं ये जो लिख रहा हूं मैं यहां, अगर मैं लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो कहता, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स में एक्स वाई को जीरो हटा के एक्स टेंड्स टू जीरो कहते, तो जब इन पर लिमिट अप्लाई करेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इनकी लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट वाली जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है और लिमिटिंग वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, और सेम हो जाएगी तो ये भी यूनिक आएगी, ये भी यूनिक आएगी, तो यूनिक प्लस आइटा यूनिक भी यूनिक हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू मेरे पास यूनिक वैल्यू आएगी। सो इसलिए हम क्या करें, इट इज गिवन दैट these exist are continuous, so therefore f dash z exists at all points of the region, और f dash z all points of the region या all points in domain अगर exist करता है तो all points पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन डोमेन, तो इसका मतलब क्या होता है, f z is an analytic function, sufficient condition for f z to be analytic। वाकई वेरी 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 इंटरेस्टिंग रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करना कि आपको ये जो रिजल्ट है वो कैसा लगा। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है उन बच्चों के लिए जिनको हाइपरबोलिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन और उनमें जो x प्लस आइटा वाई के साथ उसका जो एक्सपेंशन है, अगर वो पता है तो इस एग्जांपल में कुछ नहीं है, मोस्ट इजी एग्जांपल हो जाता है, बशर्ते हमें हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स याद हों। शो दैट द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक, साइन हाइपरबोलिक जेड एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। वैसे हमें पहले भी पता है, वैसे तो साइन हाइपरबोलिक जेड का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस हाइपरबोलिक जेड होता है, लेकिन यहाँ हम जो हमने अभी पढ़ा है उनके हिसाब से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आइटा वाई, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई, और साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो याद कर लेना कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस वाई प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। ये हमने क्यों फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि मैं इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि अभी हमने जो रिजल्ट किया था, उसमें हमने एफ डैश जेड इजिकल टू क्या कहा है, करली यू अपॉन करली एक्स प्लस आइटा करली वी अपॉन करली एक्स, तो हम इस रिजल्ट को यूज करना चाहेंगे, तो इसलिए हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं उनको सेपरेट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई का, साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आइटा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, इससे ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट यू ऑफ एक्स वाई हो जाएगा रियल पार्ट, प्लस आइटा वी से ये वी वाला पार्ट हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। और अब हम इसमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली एक्स, करली एक्स मतलब वाई एज ए कांस्टेंट, यानी कोस वाई कांस्टेंट हो जाएगा, कोस वाई कांस्टेंट हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स इनटू कोस वाई आ जाएगा। इसी वे में यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई कहेंगे तो एक्स एज ए कांस्टेंट,
एक्स एज ए कांस्टेंट मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इनटू कोस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और कोस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको पता है माइनस साइन वाई होता है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी वे में जो ये वी वाला पार्ट है, करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली एक्स में साइन वाई कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। ध्यान रखना, कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन जब हाइपरबोलिक फंक्शन में कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव करते हो, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव तो प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। इसी वे में करली वी अपॉन करली वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, यानी कोस हाइपरबोलिक एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई हो जाएगा। और यहां से आप देखोगे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। क्यों सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सॉरी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, करली यू अपॉन करली एक्स की वैल्यू और करली वी अपॉन करली वाई की वैल्यू इक्वल है, और ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ इक्वल है। करली वी अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू माइनस करली यू अपॉन करली वाई, इसका मतलब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। और साथ में अब हमने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इनको कॉन्टिन्यूस भी प्रूव करना है, इनको कॉन्टिन्यूस कहेंगे तभी हम कह पाएंगे फंक्शन एनालिटिक होगा, सफिशिएंट कंडीशन। एग्जांपल यहाँ इसलिए दिया गया है, और इनको कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें पता है साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, साइन वाई हो, कोस वाई हो, कॉन्टिन्यूस होते हैं, और सेम वे में हाइपरबोलिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। वी नो दैट कोस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन वाई, कोस वाई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ टू फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, तो उससे प्रोडक्ट प्रोडक्ट विद माइनस साइन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये सारे जो भी ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। So therefore these all exist and are continuous function, exist करते हैं और continuous function है, तो इसका मतलब sufficient condition, मतलब function जो है वो analytic होगा, hence fz is an analytic function। और f dash z is equal to क्या होता है, करली u upon करली x प्लस आइटा करली v upon करली x, करली u upon करली x क्या है, cos हाइपरबोलिक x into cos y प्लस आइटा करली v upon करली x, करली v upon करली x क्या है, आइटा sin हाइपरबोलिक x into sin y। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, ये जो है किसका फॉर्मूला है, cos हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, और यानी cos हाइपरबोलिक z, यानी ये जो fz फंक्शन है sin हाइपरबोलिक z, ये एनालिटिक होगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos हाइपरबोलिक z। यही हम प्रूव करना चाहते थे, वेरी इजी रिजल्ट, लेकिन हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया ये रिजल्ट, सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बनता है लाइक, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।